हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 का पार्ट 8 देखने वाले हैं आज। और आज जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे हम मेनली देखेंगे। थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर से रिगार्डिंग। चैप्टर आपका चल रहा था एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस का। तो इसमें से सारे ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये जो थ्योरी का पार्ट है, ये सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे ढंग से। आज जो हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक का न्यूमेरिकल पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है और उस चीज को कैसे हम फेस कर पाते हैं ना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये लगभग आपके 3 पार्ट में हम कोशिश करेंगे खत्म करने की। एक फर्स्ट पार्ट अभी जो होगा कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को हमने उठाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी का, वो आपकी बुक में जो दिए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, उस चीज को डील करेंगे। और लास्ट के जो पार्ट थर्ड आएगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो जो आपके बुक में जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए, यहां जो क्वेश्चन हमने लिया है एकदम आपके बेसिक से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा क्वेश्चन ले लिया जाए जो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं आपको पहले से ही कुछ पता होता है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे हम इसके बारे में आगे समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अ जैपनीज वांट्स टू कन्वर्ट हीज करेंसी जैपनीज एन। जैपनीज एन जो है वो कन्वर्ट करना चाहता है, जिसका वैल्यू 1 लाख का है यूरो में। यूरो में जैपनीज येन है ना, एक जैपनीज पर्सन है, उसके पास जैपनीज येन है करेंसी, जिसे वो यूरो में कन्वर्ट करना चाहता है। और उसके लिए एक्सचेंज रेट जो दिया हुआ है कन्वर्जन का, वो आपका है JPY/यूरो इज इक्वल टू 0.0085, है ना। तो ये आपका कन्वर्जन का रेट दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है ना। तो JPY को कन्वर्ट करना है यूरो में। इसका मतलब है कि दोनों का जो चाहिए हमें, है ना, एक तो दिया हुआ दूसरे को कन्वर्ट करना है, तो और कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखिए बेसिक से बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे हर प्रकार के क्वेश्चन को लिए जाएंगे आपके, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। लास्ट के जो वीडियो में हमने पढ़ा था वो पूरे न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें को हमने देखा वहां पे। और जो भी कुछ कंफ्यूजन रहा होगा वो वीडियो के माध्यम से आगे हम लोग उस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूरो। यूरो का वैल्यू फाइंड करना है ना। अब देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कि 10 पेन का रेट है 100 रुपीज, है ना। तो 1 पेन का रेट कितना हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, है ना, 10 रुपीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस के द्वारा ये बनेगा। जैसे देखिए JPY/यूरो इज इक्वल टू 0.0085 दिया हुआ है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, JPY यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 JPY है ना, 1 जैपनीज येन है यहाँ पे। और ये स्लैश है, इसका मतलब ये डिवाइड में है, तो ये इक्वल के इस साइड यदि आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो इस तरह से 0.085 यूरो हो जाएगा। ये यूरो आपका इधर आ जाएगा। एकदम बेसिक्स बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 JPY इज इक्वल टू 0.0085 यूरो, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बोल रहा है वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1 लाख JPY को कन्वर्ट करना है। तो 1 लाख JPY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.0085 इंटू 1 लाख, है ना, ये यूरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया कितना, 850 यूरो। तो आपने कन्वर्ट कर दिया बहुत आसानी से, कुछ है ही नहीं, यूनिटरी मेथड का जस्ट एक क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एन अमेरिकन कंपनी एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूके। एक अमेरिकन कंपनी है, वो गुड्स को यूके एक्सपोर्ट करता है ना, यूके करता है। एंड रिसीव GBP 50,000। GBP उसे प्राप्त होता है क्योंकि गुड्स को एक्सपोर्ट कहाँ किया, यूके। और यूके में क्या चलता है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चलता है। तो पाउंड्स मिलेगा, अमेरिकन कंपनी को पाउंड्स मिलेगा, लेकिन उसे क्या चाहिए, अमेरिकन कंपनी को डॉलर चाहिए, तो वो कन्वर्ट करेगा डॉलर में अपना। तो वही बोल रहा है कि हाउ मच विल इट गेट ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद उसे कितना मिलेगा, जो डॉलर है वो कितना उसका वैल्यू मिल जाएगा, जो GBP है उसको कन्वर्ट करेगा जब डॉलर में कितना वैल्यू होगा।
एक्सचेंज का रेट जो है वो दिया हुआ है कि USD/GBP इज इक्वल टू 0.8960। ये आपका कन्वर्जन का रेट दिया हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि USD में कन्वर्ट करना है, GBP का वैल्यू है, मतलब दोनों का रिलेशन है एक तरह से, जो कन्वर्जन का चाहिए, मतलब जो चाहिए और जो दिया हुआ है दोनों का यहाँ पे रेट हमें दिया हुआ है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट करेंगे। आप समझिए सॉल्यूशन क्या करेंगे इसको कि यूएसडी, ये जो दिया हुआ है आपको USD/GBP, इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 USD इज इक्वल टू 0.8960 GBP, है ना, इसको लिख सकते हैं ना। ये जो USD है GBP इधर चल जाएगा, है ना, इक्वल का इधर, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। तो अब इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि GBP 50,000 GBP का वैल्यू कितना होगा। तो पहले 1 GBP का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आसानी होगी ना। तो इसीलिए इसको आप लेफ्ट साइड को इधर ले जाइए, राइट में, राइट को लेफ्ट में, क्या हो जाएगा 0.8960 GBP इज इक्वल टू 1 USD, ऐसे कह सकते हैं। तो यहां से 1 GBP का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका जो इधर वाला पार्ट था वो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर वाला पार्ट यहाँ 1 के साथ डिवाइड हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 0.8960, ये USD। अब 50,000 GBP चाहिए, 1 GBP का वैल्यू आपने निकाल लिया, 50,000 GBP का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.8960, ये था पहले, अब यहाँ 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से आपका वैल्यू ये निकल के आ गया। अब ये जो वैल्यू आया तो फिडाई के अनुसार से क्या होता है कि जो लास्ट के आपके जो मतलब ये है डिजिट्स हैं, उसको आपको नियरेस्ट टू 0.25 पैसे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट ही करिए, क्वेश्चन में दिया है तब तो करना ही है, नहीं दिया है तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये आपका वैल्यू निकल के आया कितना, 55,803.5714। अब ये लास्ट के जो 14 है, ये नियरेस्ट टू 25 पैसे आप लेंगे, 0.25 पैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25, देखिए दो चीज समझिए, एक है कि 25 पैसा, है ना, एक है आपका 25 पैसे के नियरेस्ट में लेना, ठीक है। दूसरा आपका है 0.25 पैसा, 0.25 पैसा, इसके नियरेस्ट में लेना। ये दोनों का क्या मतलब होता है, यदि सिर्फ ये दिया हो कि 25 पैसे के नियरेस्ट में वैल्यू को लेना है, तो इसका मतलब है कि 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25। तो ये इसका मतलब लास्ट ये पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है उसको कन्वर्ट करना है ना, 25 के नियरेस्ट में। तो 25 के नियरेस्ट में क्या हो जाएगा 0.25 आपका है, फिर 0.50 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, फिर इस तरह से 0 हो जाएगा। तो ये सारे नियरेस्ट हो जाएगा 25 पैसे के। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन में मिलेंगे आगे आपको, यदि आपका हो कि 0.25 के पैसे के नियरेस्ट में आपको चेंज करना है वैल्यू को, तो 0.25 इसका मतलब हो गया कि 0.0025, 4 डिजिट के मतलब थर्ड और 4 डिजिट के पास जो है उसे आपको नियरेस्ट में चेंज करना है, क्योंकि ये 0.25 है। तो इसे डिवाइड करेंगे 100 से, कितना पैसा में कन्वर्ट करेंगे इसको, मतलब जो दिया हुआ है ये पैसे में ही है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 डिजिट और आपका इधर आएगा, लेफ्ट की ओर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो अब जो होगा कन्वर्जन वो थर्ड और फोर्थ डिजिट का होगा। यहां पे हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो 0.25 पैसे का, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ डिजिट का हम करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ डिजिट में क्या है 14 है, तो 14 को कन्वर्जन करेंगे, इसका मतलब है क्या 25 के नियरेस्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका ये हट जाएगा, है ना, 14 हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 57। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द बीड रेट। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, फाइंड द बीड रेट, आस्क रेट एंड स्प्रेड फॉर द बैंक। बीड मतलब क्या, बाइंग रेट, और आस्क रेट या ऑफर रेट मतलब क्या होता है, सेलिंग रेट, ठीक है, ये पता है आपको। ये आपका है बाइंग रेट, ये आपका है बाइंग रेट, ठीक है। और ये आस्क रेट इसको बोलिए, या इसको ऑफर रेट बोलिए, है ना, ऑफर रेट बोलिए, या आपका सेलिंग रेट बोलिए, ठीक है। ये सारे का मतलब एक ही होता है। तो यहां पे बोल रहा है, और बैंक का स्प्रेड भी निकालना है, बीड रेट निकालना है, आस्क रेट निकालना है, स्प्रेड भी निकलता है। इफ एक्सचेंज रेट इज USD INR का वैल्यू दिया हुआ है,
है ना, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है वो दोनों आपका बीड रेट का वैल्यू भी दिया है और आस्क रेट का वैल्यू भी दिया है, ठीक है, और यूएसडी आईएनआर का भी वैल्यू दिया हुआ है, बीड रेट और आस्क रेट का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए कि लास्ट के जो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, ठीक है, हमने जो लास्ट के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या था कि जब भी आपका स्लैश में दिया हो इस प्रकार से रेट दिया होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो टू वे कोटेशन होता है कि वहां पे आपका बाइंग रेट भी है और सेलिंग रेट भी है। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे इस लेफ्ट साइड वाला जो बाइंग रेट होता है और राइट साइड वाला आपका सेलिंग रेट होता है। तो सेलिंग रेट क्या 0986 है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट के जो दिए रहते हैं स्लैश के बाद ना, वो जस्ट आपका लेफ्ट साइड वाले जो जितने डिजिट है उससे रिप्लेस करना है। जैसे आपका बीड रेट तो हो जाएगा, बीड रेट तो आपका हो जाएगा 85.0535, ये बीड रेट हो गया। लेकिन आस्क रेट की बात करें तो हो जाएगा 85.0986। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के जो 4 डिजिट है वो इधर से डिजिट से रिप्लेस करना है, तो इस तरह से 850986 ये आपका सेलिंग रेट हो जाएगा, ये आपका बाइंग रेट हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी बीड रेट और आपका ऑफर रेट या सेल रेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कैसे लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, आप समझिए क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। का क्या रहा है, बीड रेट निकालना है और आस्क रेट निकालना है। तो यूएसडी का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो बीड रेट अभी बता ही दिया कि आपका 850535 हो जाएगा बीड रेट, और ऑफर रेट आपका हो जाएगा 85.0986, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है कि बीड रेट और आस्क रेट का जो डिफरेंस होता है वही स्प्रेड होता है। स्प्रेड मतलब हो गया कि मार्जिन, जो ऑथराइज डीलर है जो एक्सचेंज कन्वर्जन कर रहा है करेंसी का, वो भी तो कमाएगा कुछ ना, तो इसी वजह से उसका डिफरेंस जो है वो हमेशा स्प्रेड मार्जिन होता है। तो आपका बीड रेट ये हो गया, आस्क रेट ये हो गया, ये दोनों का जब डिफरेंस ले लेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका 0.041 आएगा। यही स्प्रेड है और यही बैंक का मार्जिन होता है, ठीक है। और हमेशा जो होगा वो बीड रेट कम होगा, आस्क रेट ज्यादा होगा। इसका कारण क्या होता है कि बैंक या कोई ऑथराइज डीलर जो है सो कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा उस चीज को मतलब करेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट भी उसी तरह से है, सेम चीज है। तो यूएसडी आईएनआर का कोटेशन दिया हुआ है आपका 750125 और 36। अब यहां पे देखिए बीड रेट में क्या हो जाएगा, बीड रेट में तो ये लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा पूरा, बीड रेट आपका ये पूरा हो जाएगा। और आस्क रेट क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया था कि ये स्लैश के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट रिप्लेस करना है लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा 750136, ये आपका आस्क रेट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका जो आज 0.0011 आया, ये स्प्रेड हो जाएगा बैंक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट्स फॉर इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड मींस क्या होता है, जब आपके देश में, जब आपके कंट्री में करेंसी आता है तो वो इनवर्ड रेमिटेंस है, बाहर जाता है तो आउटवर्ड रेमिटेंस है। लेकिन करेंसी में कौन से करेंसी, फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है कि फॉरेन करेंसी आ रहा है या फॉरेन करेंसी जा रहा है, उसके आधार पे। तो फॉरेन करेंसी आ रहा है इसका मतलब इनवर्ड रेमिटेंस है, और फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है इसका मतलब आउटवर्ड रेमिटेंस है। तो वही दोनों वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है आपको, इनवर्ड रेमिटेंस का क्या वैल्यू होगा, रेट क्या होगा, और आउटवर्ड रेमिटेंस का क्या रेट होगा यदि मार्जिन 10 पैसा लिया जाता है। मार्जिन यदि आपका 10 पैसा है मतलब 0.10, मार्जिन आपका दिया हुआ है कि 0.10 है, तो आप किस रेट में बाय करेंगे और किस रेट में सेल करेंगे, और आपका जो एक्सचेंज का रेट है वो एक्सचेंज का रेट भी दिया हुआ है, एक्सचेंज का रेट भी दिया हुआ है। तो इस रेट के आधार पे आप निकालें कि आपका बाइंग रेट क्या होगा और सेलिंग रेट, बाइंग आपका मतलब बैंक का, ठीक है। आप समझिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो चीज निकालना है, इनवर्ड के लिए भी और आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए, है ना, दोनों के लिए रेट निकालना है हमें। समझिए, इन केस ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस बैंक विल अप्लाई बाय ऑफ द करेंसी। बैंक क्या अप्लाई करेगा, बाइंग रेट करेगा, है ना। बैंक विल बाय द फॉरेन, सॉरी बैंक विल बाय द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को बाय करेगा मतलब बाइंग रेट लगाएगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है मतलब कोई ऑथराइज डीलर के पास वो जमा हो रहा है, तो क्या करेगा, फॉरेन करेंसी को परचेज करेगा ना, बाय करेगा ना बैंक, तो इसी वजह से वो बाइंग रेट लगाएगा। हमें रुपीज के बारे में नहीं सोचना है, फॉरेन करेंसी को क्या कर रहा है ऑथराइज डीलर उसके बारे में समझना है। तो रेट क्या दिया हुआ है, रेट आपका जो है देखिए, रेट यहां पे रेट जो आपका दिया है बाइंग रेट ये हो जाएगा, है ना। तो बाइंग रेट आपका हो जाएगा 750050, है ना, ये फर्स्ट वाला बाइंग रेट हो जाएगा।
अब मार्जिन को माइनस किया जाएगा 10 पैसा। क्यों माइनस किया जाएगा, प्लस क्यों नहीं किया जाएगा मार्जिन को? इसलिए क्योंकि बैंक या ऑथराइज डीलर उस चीज को बाय कर रहा है, और जब भी बाय करता है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है बाय लो एंड सेल हाई। जब भी बाय करेगा तो कम पे बाय करेगा और ज्यादा पे सेल करेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए मार्जिन को यहां पे वो माइनस किया, तो ये हो जाएगा 750050 और माइनस जो मार्जिन करेंगे हम 10 पैसा, तो इस तरह से आंसर आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि आउटवर्ड रेमिटेंस जब होगा तो उस केस में क्या करेगा, वो सेल करेगा। बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। बाहर जा रहा है पैसा, अब बाहर जा रहा है मतलब क्या है कि बैंक से बाहर जा रहा है, इसका मतलब वो सेल करेगा तभी तो बाहर जाएगा, तो सेल करेगा, सेलिंग रेट लगाएगा। और सेलिंग रेट आपको पता है कि स्लैश के राइट साइड वाला होता है, तो सेलिंग रेट आपका ये हो गया। तो सेलिंग रेट क्या हो जाएगा 750050, और इसमें मार्जिन को ऐड किया जाएगा 10 पैसा। क्यों? क्योंकि जब सेल किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा रेट वो लगाना चाहेगा, इस वजह से यहां मार्जिन को ऐड किया जाएगा। तो क्यों मार्जिन को ऐड किया जाता है, क्यों उसे माइनस किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, करेंसी पेयर। इसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, समझिए। करेंसी पेयर क्या होता है कि आपका कोटेशन जैसे दिया हुआ है, ये कोटेशन आपका दिया हुआ है। यहां क्या है कि यूएसडी स्लैश आईएनआर का वैल्यू 82.05 है। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूएसडी इज इक्वल टू 82.05 आईएनआर, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहां पे क्या होता है करेंसी पेयर में कि ये जो कोटेशन दिया होता है ना, ये जो फर्स्ट वाला आपका पार्ट है यूएसडी, है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है, ये आपका कहलाता है बेस करेंसी। क्या कहलाता है? बेस करेंसी। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स रहता है और इसके रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट करेंसी है आपका डोमेस्टिक करेंसी, उसका वैल्यू वेरी करता है। तो इसलिए जो वैल्यू फिक्स है ये आपका बेस करेंसी हो गया, है ना। ये एक्चुअली ये देखा जाए तो डायरेक्ट कोटेशन है। ये कैसा कोटेशन है? डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है? डायरेक्ट कोट में होता है कि फॉरेन करेंसी फिक्स होते हैं और डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू वेरी करता है। या तो आप ऐसा समझेंगे कि एक एक जो फॉरेन करेंसी है उसे परचेज करने के लिए हमें कितने डोमेस्टिक करेंसी को देना पड़ता है, यही आपका यदि इस प्रकार का लिखा हुआ कोटेशन है तो आपका ये डायरेक्ट कोटेशन है। तो यहां पे समझ रहे हैं आप क्या कि जो फर्स्ट में पार्ट आता है, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है यूएसडी, ये आपका बेस करेंसी होता है, और जो इसके बाद स्लैश में लिखा रहता है ये आपका कोट करेंसी होता है। बात समझ में आ गई? इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब आपका ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि बेस करेंसी का क्या रोल होता है, किस प्रकार से हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे, उस चीज को ध्यान से यहां समझिए भी। तो यहां तो आप समझ लिए कि बेस करेंसी क्या होता है, कोट करेंसी क्या होता है। अब देखिए, बैंक्स और डीलर्स, जो भी ऑथराइज डीलर हैं, है ना। अब ऑथराइज डीलर क्या है, ऑथराइज पर्संस क्या है, ऑथराइज डीलर के अलग अलग कैटेगरी, 3 कैटेगरी होते हैं, AD1, AD2, AD3। ये सारे हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो डले हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें डिटेल में हमने बताया है। तो आप समझिए, जो ऑथराइज डीलर है वो क्या करेगा, वो किस प्रकार से सोचेगा जब बाय और सेल करेगा करेंसी का, तो वो उसी प्रकार से सोचेगा कि बेस करेंसी का क्या हो रहा है, बेस करेंसी का क्या किया जा रहा है, बाय किया जाना चाहिए या सेल किया जाना चाहिए, उसके बारे में वो डिसाइड करता है कि बाइंग रेट लगाना है कि सेलिंग रेट लगाना है। फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूज आप होते होंगे कि किस चीज को बाय करेगा बैंक, इंडियन करेंसी को बाय करेगा, डोमेस्टिक करेंसी को बाय करेगा, फॉरेन करेंसी को बाय करेगा या सेल करेगा। तो ये कंफ्यूजन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखिए ना कि बेस करेंसी को वो क्या कर रहा है, जो ऑथराइज डीलर है वो बेस करेंसी के साथ क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। बस काम खत्म हो गया, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब समझिए। अब यहां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए कैसे समझ में आता है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। मैं एक एक लेवल को आपका धीरे धीरे और जो है सो इंक्रीज कर रहा हूं। यहां क्या कह रहा है कि यूएस पर्सन, है ना, यूएस पर्सन इज ट्रेवलिंग टू यूके। एक यूएस पर्सन है ना, वो यूके जाना चाह रहा है ना, यूके में जाना चाह रहा है, ट्रेवल करना चाह रहा है। स्विट्जरलैंड एंड जापान, स्विट्जरलैंड भी जाना चाह रहा है और जापान भी जाना चाह रहा है, 3 जगह वो घूमने का प्लान कर रहा है। अच्छी बात है, घूमना चाहिए।
तो तीनों जगह जब वो घूमेगा तो तीनों जगह करेंसी तो अलग अलग है। यूके में आपका जीबीपी चलेगा, स्विट्जरलैंड में आपका स्विस फ्रैंक चलेगा, जापान में आपका जापानीज येन चलेगा। तो तीनों जगह का करेंसी तो अलग अलग है, लेकिन उसके पास क्या है, जो यूएस पर्सन है, अमेरिकन पर्सन है, उसके पास क्या है, यूएस डॉलर होगा। तो डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि ही वांट्स टू स्पेंड, अब खर्चा कितना करना चाह रहा है, जीबीपी 3000 खर्च करना चाह रहा है। इसका मतलब जब वो यूके जाएगा तो वहां पे वो 3000 खर्च करना चाह रहा है, और स्विट्जरलैंड जाएगा तो वहां पे 7000 खर्च करना चाह रहा है। मतलब उसकी करेंसी में, स्विट्जरलैंड की करेंसी में 7000 स्विस फ्रैंक खर्च करना चाह रहा है। और जो जापान जाएगा तो वहां पे 3,50,000 जापानीज येन को खर्च करना चाह रहा है। डॉलर में नहीं बता रहा है, ये वहां के करेंसी में बताया कि इतना इतना हम खर्च करना चाहते हैं। देन अब क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल यूएसडी रिक्वायर्ड टू स्पेंड फॉर द ट्रिप इफ एक्सचेंज रेट्स आर। एक्सचेंज रेट आपके दिए हुए हैं, है ना, अलग अलग जगह का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है डॉलर के रिस्पेक्ट में। तो आपको निकालना है कि कितना टोटल वो यूएस डॉलर को खर्च करेगा। आपका दिया हुआ है अलग अलग करेंसी में कितना कितना खर्च होगा, लेकिन आपको निकालना है कि वो सारे, यदि हम देखें कि यूएस डॉलर में कितना होगा तो उसका वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत चीज कॉन्सेप्ट यहां आपका क्लियर होने वाला है, ध्यान से समझिए। देखिए अब यहां पे आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि जो उसके पास खर्च करना है उसे आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करिए, यही ना करना है, क्वेश्चन तो यही ना कह रहा है। तो एक कोटेशन आपका ये वाला दिया हुआ है, फर्स्ट कोटेशन यूएसडी और जीबीपी का रेट दिया हुआ है, स्विस फ्रैंक और यूएसडी का रेट दिया हुआ है, यूएसडी और जेपीवाई का रेट दिया हुआ है। अब इसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे जो भी वैल्यू दिया है उस चीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे यदि फर्स्ट हम बात करें कि ये इसको यदि हम पहले पहले एक एक करके हम बात करते हैं, ये तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वही टोटल खर्च हो जाएगा। ये तीनों का यदि हम वैल्यू निकाल देंगे, जितना जितना खर्च कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो एक एक करके समझिए, फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है आपका कोटेशन, उसके आधार पे समझिए क्या है कि यूएसडी जीबीपी का कोटेशन दिया हुआ है, यूएसडी जीबीपी का। तो यहां पे आपको एक चीज और समझना है कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये आपका बाइंग रेट भी है और यहां पे सेलिंग रेट भी है। बाइंग रेट भी सेलिंग रेट है फर्स्ट वाला कोटेशन, तीनों में बाइंग और सेलिंग रेट है। तो आपको बाइंग लगाना है कि सेलिंग लगाना है, मेन तो यही कॉन्सेप्ट समझना है ना। एक में समझ जाइए, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अब यहां पे देखिए जो कोटेशन दिया है यूएसडी और जीबीपी लिखा हुआ है, यूएसडी स्लैश जीबीपी। तो हमने क्या कहा था इससे जस्ट वाले स्लाइड में कि फर्स्ट में जो लिखा हुआ है बेस करेंसी होता है और उसका वैल्यू उसको ही कंसीडर करना है कि बैंक उस चीज को क्या कर रहा है। तो अब यहां समझिए, जो पर्सन है यूएस के, जो पर्सन है वो यूएस, उसके पास तो यूएस डॉलर है ना, उसी को कन्वर्ट कराएगा। इसका मतलब बैंक जो है इस यूएस डॉलर को क्या करेगा, परचेज करेगा, बाय करेगा। तो इसीलिए बैंक विल बाय यूएसडी फ्रॉम कस्टमर एट बाइंग रेट। अब बाइंग रेट कौन होता है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो बाइंग रेट है आपका, तो 0.7350 आपका बाइंग रेट लगाएगा। बस हो गया, आपका डिसीजन हो गया कि बाइंग रेट लगेगा कि सेलिंग रेट लगेगा, बैंक डिसाइड कर लिया, है ना। अब वैल्यू वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब यूएसडी स्लैश जीबीपी का वैल्यू, इसका मतलब हो गया 0.7350 हमें लेना है, सेकेंड वाला वैल्यू लेना ही नहीं है सेलिंग रेट का। या तो इसको ऐसा लिखिए, यूएसडी इज इक्वल टू 0.7350, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीबीपी आपका इधर आ जाएगा, स्लैश है तो इधर आ जाएगा। ये सब तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि एकदम यदि आप बेसिक से समझना चाह रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। अब यहां पे हमें जीबीपी का वैल्यू कितना दिया है, 3000। ऊपर क्वेश्चन में देखिए 3000 दिया हुआ है जीबीपी का वैल्यू। इसका मतलब 1 जीबीपी का वैल्यू हम यदि पहले निकाल लें तो 3000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूएसडी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए 0.7350 जीबीपी इक्वल टू 1 यूएसडी, जो ये वाला है इसको हमने ऐसे लिख दिया। और यहां पे ये 0.7350 जीबीपी के जगह पे 1 जीबीपी यदि हम निकालना चाहें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो आया है ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। और फिर 3000 जीबीपी जब हम निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3000 दिया है, तो 3000 जीबीपी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, तो आपका 3000 जीबीपी का वैल्यू निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, तो एक पार्ट आपका क्लियर हो गया।
उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, स्विस फ्रैंक और यूएसडी का कोटेशन दिया हुआ है। आप समझिए फिर यहां क्या दिया है आपका कोटेशन, स्विस फ्रैंक और यूएसडी का कोटेशन दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि फर्स्ट में जो है उसके बारे में सोचना है ना। तो फर्स्ट में क्या है, स्विस फ्रैंक है। अब स्विस फ्रैंक को बैंक क्या करेगा, बाय करेगा कि सेल करेगा। अब ये बताइए, स्विस फ्रैंक क्या उस जो यूएस जो अमेरिकन पर्सन है उसके पास स्विस फ्रैंक है क्या, नहीं है ना। तो बैंक स्विस फ्रैंक को क्या करेगा, सेल करेगा। क्या करेगा, सेल करेगा। तो इसका रेट दिया हुआ है बाइंग और सेलिंग का, ये रेट, तो हम क्या लगाएंगे, हम ये वाला रेट लगाएंगे, सेलिंग रेट लगाएंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कस्टमर का जो रेट लगाया जाए कस्टमर को, मतलब बैंक जो रेट लगाएगा वो सेलिंग रेट लगाएगा। तो इस तरह से 0.5470 आ जाएगा सर। उसके बाद तो फिर वही कैलकुलेशन करना है कि स्विस फ्रैंक आपका स्लैश यूएसडी का वैल्यू इतना दिया है, इसको आप जो है सो 1 स्विस फ्रैंक इज इक्वल टू इतना यूएसडी लिखेंगे, इसलिए 7000 स्विस फ्रैंक इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके आपका ये वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया क्या हमने बोला। अब यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज कैसे कर सकते थे, यहाँ कंफ्यूज ऐसा कर सकते थे कि यूएसडी को वो क्या करेगा, यूएसडी को यहाँ भी तो हम कह सकते हैं कि यूएसडी को वो जो है सो बाय करेगा। अरे भाई हमें उसे समझना ही नहीं है, उसमें जाना नहीं, कंफ्यूजन इसलिए तो दूर करने के लिए मैं एक चीज को बता रहा हूं ना। सोचने का तो वैसे भी सोचा जा सकता है ना, कि वैसे भी सोचा जा सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं, ऐसा भी सोच सकते हैं। देखिए आपके जैसा भी सोच सकूं यदि, तो क्या है कि यूएस डॉलर को क्या करेगा, वो देगा, बैंक बाय करेगा, इसलिए दूसरे को सेल करेगा। अरे वो भी सही है, लेकिन हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट वाले को सिर्फ सोचना है कि फर्स्ट वाला जो बेस करेंसी लिखा हुआ है उसको बैंक क्या करेगा, बस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है, दो पार्ट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट जो है यूएस डॉलर और जेपीवाई दिया हुआ है, इसमें भी यही सोचना है कि यूएसडी को क्या करेगा। तो यूएसडी को बैंक बाय करेगा, क्यों, क्योंकि उस पर्सन के पास यूएसडी तो है ना, तो ये इसलिए उसको वो बाय करेगा। बस बाइंग रेट लगा दीजिए और सेम वैसा ही कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तो आपका वैल्यू आपका यहाँ थर्ड वाला ये निकल के आया। तो फर्स्ट वाला उस स्लाइड में है, सेकंड वाला ये वैल्यू, थर्ड वाला ये वैल्यू, जब तीनों को ऐड करेंगे वैल्यू को, तो आपका ये जो टोटल खर्चे उसके होंगे यूएस डॉलर में, ये किस में हो जाएगा, यूएस डॉलर में खर्चे जो होंगे वो हो जाएगा आपका 10,894.43। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए क्रॉस रेट या क्रॉस कोट जो हम लोग पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए जो हमेशा आपको काम आएगा आगे, इंडिया के साथ किस करेंसी के लिए डायरेक्ट कोटेशन है। अब हमेशा बहुत बार लिखते हुए देखते होंगे कि यूएसडी स्लैश INR का वैल्यू दिया हुआ होता है, इसका कुछ वैल्यू यहां पे दिया होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम आपको क्यों मिलता है, क्योंकि इंडिया के साथ जो है वो डायरेक्ट कोटेशन के रूप में यूएस डॉलर ही है। यूएस डॉलर के साथ इंडिया का डायरेक्ट कोटेशन होता है, बाकी किसी भी करेंसी के साथ इंडिया का डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यूएसडी और INR आप डायरेक्ट कोटेशन है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका JPY है ना, JPY और INR है, ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू निकालना मतलब जैपनीज येन आपको परचेज करना है या सेल करना है, कोई भी चीज हो सकता है। और इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में वो चीज आपको करना है, मतलब इंडिया रुपी से जैपनीज वाई में, JPY से इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट कोटेशन है नहीं इंडिया में, तो इसीलिए क्रॉस रेट का रोल आता है। तो बात समझ में आ गई आपको, ये चीज ध्यान रखिए कि इंडिया में जो डायरेक्ट कोटेशन है वो सिर्फ यूएसडी है ना, यूएस डॉलर के साथ ही है। उसके अलावा यदि किसी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो आपका क्रॉस रेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे हेल्प लेंगे हम, यहां पे वही यहां पे कह रहा है कि क्रॉस कोट क्या होता है कि when rates for particular currency pair are not directly available, जब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो, है ना, the price for the said currency pair is obtained indirectly with the help of third currency, इसे ही क्रॉस रेट मैकेनिज्म बोला जाता है। तो थर्ड करेंसी के हेल्प से हम उसको निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे समझिए, यहां पे एक क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन क्या है
कि फाइंड द कोटेशन जेपीवाई आईएनआर, वही बोल रहा है यहां पे कि जैपनीज येन और इंडियन करेंसी का कोटेशन आप निकालिए। लेकिन ये डायरेक्ट कोटेशन तो है नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ क्या है, यूएसडी के साथ डायरेक्ट कोटेशन है। तो आपको निकालने बोल रहा है जैपनीज येन के साथ, जहां पे जैपनीज येन और यूएसडी का वैल्यू दिया हुआ है और यूएसडी और आईएनआर का वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ गया कि यूएसडी और आईएनआर ये तो इंडिया में ठीक है, इंडिया के लिए तो डायरेक्ट कोटेशन है, लेकिन आपको जो निकालना है वो जैपनीज येन और इंडियन रुपीज का निकालना है। तो इसीलिए यहां पे जो दिया जाएगा, यहां पे थर्ड करेंसी का रोल आएगा, और ये थर्ड करेंसी का रोल क्या आ गया, यूएस डॉलर आ गया। क्यों, हमें तो चाहिए जैपनीज येन और इंडियन रुपीज का कोटेशन, लेकिन यहां एक थर्ड करेंसी का रोल आएगा, यूएस डॉलर का, जो भी है ना। यहां पे जैपनीज येन की जगह आपका स्विस फ्रैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके हेल्प से हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे समझिए। एक चीज बताइए, यहां पे इंडियन मार्केट में तो ये है नहीं, इसके मतलब ये नो डायरेक्ट कोटेशन जेपीवाई आईएनआर का है, ये तो समझ लिए बात हम। अब यहां पे आप समझिए कि जैपनीज येन और यूएस डॉलर का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक तो ये वैल्यू दिया है, दूसरा आपका है यूएसडी और आईएनआर का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है। अब इसी से हम निकालेंगे। तो आपको निकालना क्या है कि जेपीवाई और आईएनआर का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यही निकालना है ना, जेपीवाई स्लैश आईएनआर का वैल्यू निकालना है। तो इस जेपीवाई आईएनआर को आप ऐसा लिख सकते हैं, जेपीवाई डिवाइडेड बाय यूएसडी और यूएसडी डिवाइडेड बाय आईएनआर। यहां से आपका यूएसडी और यूएसडी आपका क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो जेपीवाई बाय आईएनआर बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही क्रॉस करेंसी में निकाला जाता है क्रॉस रेट को। तो यहां पे ऐसा क्यों लिखे हम, तो यहां पे जेपीवाई बाय यूएसडी का वैल्यू आपका दिया हुआ है ये, और यूएसडी आईएनआर का वैल्यू दिया हुआ है ये, है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगा जेपीवाई आईएनआर का वैल्यू वो निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया क्रॉस करेंसी में कैसे हम लोग निकालते हैं सो, ठीक है ना। क्योंकि जेपीवाई आईएनआर को हम कैसे लिख सकते हैं, जेपीवाई बाय यूएसडी, यूएसडी बाय आईएनआर, और ये दोनों का वैल्यू आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे लिखेंगे। तो ये यूएसडी यूएसडी कट गया, जेपीवाई बाय आईएनआर यही वाला वैल्यू बच जाएगा आपका, है ना। और इस वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यही तो है दोनों वैल्यू, आपका इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग उसी का एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या कह रहा है कि इफ एक्सचेंज रेट फॉर यूएसडी यूआर ईयूआर, मतलब यूरोपियन आपका यूरो दिया हुआ है, ठीक है। तो यूएसडी और यूरो का वैल्यू दिया हुआ है 0.75, ये कोटेशन दिया हुआ है कि यूएसडी स्लैश यूरो इज इक्वल टू 0.75, और दिया है यूएसडी स्लैश आईएनआर का वैल्यू दिया हुआ है 73.24। तो आपको फाइंड करना है यूरो और इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में क्या कोटेशन होगा इसके लिए। तो यहां भी देखिए, यहां भी क्या हो रहा है कि यहां भी यूरो आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोटेशन इंडिया के साथ तो है ही नहीं, क्योंकि डॉलर के साथ है इंडिया का कोटेशन। लेकिन हमें चाहिए, हमें यूरो के साथ कन्वर्जन चाहिए, तो इसलिए इसका रेट निकालने के लिए फिर से हम लोग क्रॉस रेट की ओर बढ़ेंगे। तो यहां भी हम यूरो और आईएनआर को कैसे लिख सकते हैं उसे समझिए। जो यूरो और आईएनआर है हमें चाहिए ये वाला, अब इसको ये वाला चाहिए, लेकिन हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है यूएसडी और यूरो और यूएसडी आईएनआर का। तो अब देखिए हमें ऊपर में यूरो चाहिए, नीचे में आईएनआर चाहिए। अब देखिए यहां पे नीचे में क्या है, नीचे में आपको आईएनआर तो है, इसलिए इसको आप लिखिए फर्स्ट में, यूएसडी बाय आईएनआर आप लिख दिए यहां पे। इसका मतलब एक यहां से हमको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जो यूएसडी और यूआर का ये यूरो का वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे यदि यूएसडी को हम डिवाइड कर दें किसी तरह से, तो यूएसडी कट जाएगा, तो यूरो बच जाएगा। इसको आप क्या करिए, डिवाइड करिए, डिवाइड कर दीजिए यूएसडी बाय यूरो। आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यूएसडी बाय ये वाला पार्ट आपका तो यही रहेगा, और ये जब डिवाइड में जैसे आपने क्या पढ़ा, ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी यदि होता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए बाय बी इंटू ये वाला नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो डी बाय क्या हो जाएगा, डी बाय आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे इसको ऐसे लिखिए, इस क्वेश्चन में जैसे दिया है कि ए बाय बी वैल्यू दिया हुआ आपका, ठीक है, और आपका वैल्यू दिया हुआ है क्या, ए बाय बी दिया हुआ है, और आपका जो वैल्यू दिया हुआ है सी बाय बी दिया हुआ है, ठीक है, सी बाय
बी दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी, और आपका जो है सो बी ऊपर चल जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, सी रह जाएगा। इस तरह से बी और बी कट जाएगा तो ए बाय सी बचेगा, है ना। समझ में आ रहा है, ये चीज तो बेसिक चीज समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पे वही चीज हो रहा है कि यूएसडी बाय आईएनआर, और यहां पे क्या है कि ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, क्योंकि डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यूएसडी और यूएसडी कट जाएगा। तो क्या बचा, यूरो बाय आईएनआर बचा, है ना। यही तो चीज तो चाहिए था आपको, यूरो बाय आईएनआर चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो यदि यूरो और आईएनआर का वैल्यू आपका इस तरह से निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज को, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट जो दिया है उसको यदि हम पुट कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा ना। तो यूएसडी बाय आईएनआर का तो डायरेक्ट वैल्यू आपका दिया हुआ है 73/24, और यूरो बाय यूएसडी, तो यूरो बाय यूएसडी का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। देखिए यूएसडी बाय यूरो का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने क्या एक चीज और बताया था कि जो डायरेक्ट कोटेशन होता है, डायरेक्ट जो कोट होता है वो 1/इनडायरेक्ट कोट होता है, 1/इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोटेशन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो वो भी क्या होता है, वैल्यू बराबर होता है। जैसे यूएसडी बाय यूरो का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पे यदि आप यूरो निकालेंगे, है ना, यूरो और यूएसडी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे रेसिप्रोकल में वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको 1/0.75 ले लेंगे, इस तरह से वैल्यू आपका ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, समझिए। धीरे धीरे मैं एक एक लेवल को आपको बढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां पे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन है आपका क्रॉस करेंसी से रिलेटेड ही, क्रॉस कोड से रिलेटेड ही। विद्या, विद्या है ना, विद्या want to remit euro and no direct quote for INR and euro but given quotes are। विद्या जो है, विद्या कोई लड़की है जो चाहती है क्या कि यूरो को रेमिट करें, कहीं पैसा भेजना है, रेमिट करना है पैसा, लेकिन यूरो जब के लिए तो इंडिया में कोई कोटेशन है ही नहीं, इंडियन करेंसी के साथ में। तो लेकिन उसके साथ कुछ आपका हेल्प दिया हुआ यहां पे कि यूएसडी और यूएनआर का जो, आईएनआर का जो कोटेशन है वो ये है, और यूरो और यूएसडी के साथ जो कोटेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो इसके साथ हम लोग क्या करें, क्रॉस करेंसी रेट से हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप यहां पे समझिए, यहां इससे पहले वाली स्लाइड में क्या है, सिर्फ एक ही रेट दिया रहता था, सिर्फ एक रेट ये, लेकिन यहां पे आपका बाइंग रेट भी है और यहां पे आपका सेलिंग रेट भी है, दोनों रेट दिया हुआ है। फिर से आप कंफ्यूज करेंगे फिर दोनों रेट में, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या हमने बताया था कि बेस करेंसी को पकड़िए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो वैसा ही हम लोग बनाएंगे। हमें फाइनली क्या चाहिए, यूरो और इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में हमें रेट चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यूरो स्लैश आईएनआर चाहिए, बाकी क्या दिया है उससे मतलब नहीं। क्यों चाहिए ये, क्योंकि पैसा जो है विद्या को भेजना है, रेमिट करना है, तो बैंक को जो देखना पड़ेगा कि बाय करेंगे कि सेल करेंगे, उसके लिए रेट भी चाहिए इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में, तो वो यूरो स्लैश आईएनआर उसको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे कि यूएसडी और आईएनआर का जो रेट दिया हुआ है वो कितना है, रेट आपका दो है, एक बाइंग रेट भी है, एक सेलिंग रेट है। इसका मतलब आपको डिसीजन लेना है कि बाय करना है कि सेल करना है। इस केस में फर्स्ट जो रेट दिया हुआ है यूएसडी और आईएनआर के रिस्पेक्ट में आप बाइंग रेट लगाएंगे या सेलिंग रेट लगाएंगे। दूसरी चीज है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 732450, तो 732450 हो गया, और स्लैश के बाद 7324.24 और 85 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जो लास्ट में जो जितने डिजिट होते हैं वो यहां से रिप्लेस हो जाते हैं, यही आपका सेलिंग रेट बन जाता है, बाकी चीजें सेम रहती है। ठीक है, अब देखिए, अब यूएसडी और आईएनआर में से हम बाइंग रेट लगाएंगे कि सेलिंग रेट लगाएंगे, है ना, तो उस चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या बोला था कि फर्स्ट करेंसी को पकड़ना है यूएसडी को, तो फर्स्ट करेंसी है यूएसडी। अब देखिए विद्या के पास क्या यूएसडी है, नहीं है ना, तो क्या है, बैंक उस चीज को सेल करेगी, सेल करेगी, है ना, तो सेलिंग रेट लगाएगी, तो इसलिए सेलिंग रेट लग जाएगा 73.2485 ये वाला, क्योंकि सेलिंग रेट जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, बाइंग रेट से ज्यादा होता है, और बैंक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाया जाए। ठीक है, तो यहां से सेलिंग रेट लग जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होगा, बाय लो और सेल हाई का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बाय लो और सेल हाई का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है,
अब इस तरह से यूरो और यूएसडी का वैल्यू आपका जो आएगा इसी प्रकार से, है ना, यूरो और यूएसडी का वैल्यू जो आएगा 1.0627 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, ये वाला देखिए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे हम किस वैल्यू को लेंगे, बाइंग या सेलिंग का। तो यहां पे हम समझेंगे कि यूरो जो दिया हुआ है वो यूरो को क्या करना है, बैंक को, तो बैंक को यूरो सेल करना है, क्योंकि विद्या को चाहिए ना यूरो, रेमिट तो यूरो ही करना है, तो सेल करेगी। तो सेल जो बैंक सेल करेगी, तो इसलिए बैंक क्या लगाएगी, सेलिंग रेट लगाएगी, तो इसलिए आपका जो हायर रेट है वो लगेगा यहां पे। ठीक है, और इस प्रकार से अब यूरो और आईएनआर का जो रिलेशन है हमें मिल जाएगा। यूरो स्लैश आईएनआर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यूएसडी बाय आईएनआर और यूरो बाय यूएसडी, क्योंकि ये कोटेशन आपका दिया हुआ है। तो यदि हम यूरो स्लैश आईएनआर को ऐसे लिखते हैं, तो यहां से आपका यूएसडी कट जाएगा, है ना, ज्यादा देखिए, समझिए, यहां से यूएसडी कट जाएगा, यूएसडी कट जाएगा, तो यूरो बाय आईएनआर बच जाएगा। तो यूरो बाय आईएनआर ही तो हमें निकालना था, तो यूरो बाय आईएनआर निकल जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जो वैल्यू दिया है, तो यूएसडी बाय आईएनआर और यूरो बाय यूएसडी को हम मल्टीप्लाई करके ये चीज रिजल्ट ला पा रहे हैं। इसलिए इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे देखिए, इसका जो वैल्यू दिया है 73.2485, ये वैल्यू हम ले लेंगे, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका यूरो बाय यूएसडी का, ये वैल्यू ले लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना कन्वर्जन करना है उसके आधार पे फिर डिपेंड करेगा कि कितने मनी का, कितने आईएनआर को यूरो में कन्वर्जन चाहिए उसको, ये आपका ये रेट निकल जाएगा आपका। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही रहे हैं। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लक्ष्मी एन इंपोर्टर, लास्ट के स्लाइड में हमने विद्या, वहां विद्या था, यहां लक्ष्मी है ना, तो अच्छी बात है। लक्ष्मी एंड इंपोर्टर, एक इंपोर्टर है, और देखिए यहां एक चीज मैं बता दूं कि जब भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपका वर्ड आता है ना, जब भी ये क्लियर नहीं किया जाए कि कहां के इंपोर्टर कहां के एक्सपोर्टर, तो आपको ये समझना है कि जहां बैंक है, जिस बैंक की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे बैंक उस चीज को डील कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज को, वहां के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा है कि लक्ष्मी एंड इंपोर्टर, जो इंपोर्टर है, तो इंपोर्टर क्या करेगा, पैसा भेजेगा बाहर, तो वही कह रहा है कि रिक्वेस्टेड बैंक टू रेमिट एसजीडी, है ना, सिंगापुर डॉलर को वो बाहर भेजना चाह रही है, वो भी 3,50,000 सिंगापुर डॉलर को। किसको देना चाह रहा है, वो चाह रही है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर जहां से गुड्स मंगाया था उन्होंने, वहां पे उसे पैसा भेजना है। ठीक है, तो आपको रेट दिया हुआ है, ये रेट आपका यूएसडी आईएनआर का रेट दिया है, जीबीपी यूएसडी का रेट दिया हुआ है ना, जीबीपी एसजीडी का रेट दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एसजीडी और आईएनआर। ठीक है, क्योंकि एसजीडी और आईएनआर का रेट मिलेगा तभी तो हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट कोटेशन तो है ही नहीं इंडिया में, इंडिया में डायरेक्ट कोटेशन यूएसडी और आईएनआर का है, तो आप आपका क्रॉस रेट से निकाला जाएगा। क्रॉस रेट से निकलेगा, कैसे निकलेगा कि यूएसडी और आईएनआर का वैल्यू इतना दिया है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर का वैल्यू दिया है। अब यहां पे हम क्या समझेंगे, कैसे बाइंग रेट लगाएंगे कि सेलिंग रेट लगाएंगे, तो हमें क्या देखना है, यूएसडी को बैंक क्या करेगा, तो यूएसडी को बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, है ना, यूएसडी को सेल करेगा बैंक, तो बैंक विल अप्लाई सेलिंग रेट इतना एज पर बेस करेंसी के आधार पे, क्योंकि यूएसडी को क्या है, यूएसडी को नहीं चाहिए आपको, लक्ष्मी को चाहिए, और ना बैंक जो है सो उसको देगी, तो क्या करेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज को वो सेल कर देगी, है ना, यूएसडी को सेल करेगी। तो इसी वजह से यूएसडी में सेलिंग रेट लग जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला कोटेशन में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 73.61 ये वाला वैल्यू लगेगा, हायर वाला। ठीक है, अब जीबीपी और यूएसडी के केस में क्या करना है, फर्स्ट करेंसी को देखना है, जीबीपी को देखना है, तो जीबीपी को बैंक क्या करेगी, यहां भी जीबीपी को नहीं चाहिए, नहीं विद्या को चाहिए, और जीबीपी को क्या करेगी वो बैंक इंटरनेशनल मार्केट में उसे भी सेल करेगी, तो यहां भी सेलिंग रेट लग जाएगा, है ना, यहां भी सेलिंग रेट लगेगा, तो 1.8755 आपका सेलिंग रेट है, बेस करेंसी के आधार पे हम लोग रेट लगा देंगे उसका सेलिंग रेट। ठीक है, अब क्या है कि जीबीपी और एसजीडी, यहां भी जीबीपी को देखिए, यहां भी जीबीपी को समझिए क्या है, लेकिन यहां जो जीबीपी को समझना है वो कैसे समझना है, वो देखिए, जीबीपी को बैंक यहां पे क्या करेगी, यहां पे बैंक जीबीपी को बाय करेगी, क्यों, क्योंकि फाइनली एसजीडी जो है सिंगापुर डॉलर है, वो देना है किसको,
विद्या को, सॉरी, लक्ष्मी को देना है। तो लक्ष्मी को देना है, इसका मतलब सेल करना है एसजीडी को, तो इसलिए जीबीपी को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल कर चुकी है। तो जीबीपी बाय होगा, तो इसीलिए यहां पे बाइंग रेट लग जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूं आपको, क्योंकि ये आपका निचोड़ है पूरे क्रॉस जो रेट है उसका। क्या हमने बोला कि हमें चाहिए एसजीडी और एसजीडी और आपका आईएनआर का कोटेशन चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए ऐसा, क्योंकि एसजीडी को ही हमें कन्वर्ट करना है, एसजीडी को ही हमें रेमिट करना है। ठीक है, तो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करना है एसजीडी में, सिंगापुर डॉलर्स में। अब इसके लिए हमें जो फर्स्ट रेट दिया हुआ है वो क्या है, यूएसडी और आईएनआर का दिया हुआ है। तो हमें सोचना है क्या, यूएसडी के बारे में सोचना है कि बैंक इस चीज को क्या करेगी। तो बैंक क्या करेगी, अब देखिए यहाँ पे इंडियन करेंसी है, ये लक्ष्मी लेकर के जाती है कहाँ पे, बैंक में। तो बैंक में जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैंक रख लेगी इंडियन करेंसी को और ये यूएसडी को क्या करेगी, देगी। लेकिन ये बताइए यूएसडी को क्या चाहिए विद्या लक्ष्मी को, नहीं चाहिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसे सेल करेगी वो। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के बाद तो सेलिंग रेट लग जाएगा आपका, ये वाला रेट लगेगा ज्यादा वाला। दूसरा केस यहां समझिए, यहां फर्स्ट वाला केस हम देखेंगे, जीबीपी। जीबीपी को क्या कर रहा है बैंक, तो जीबीपी को क्या करेगा, तो यूएसडी जो है, ये यूएसडी को ना विद्या को देना है ना ही जीबीपी को। तो यूएसडी को एक बार इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर चुकी है, वो क्या की है, सेल कर चुकी है ना। तो इसका मतलब है कि फिर से यूएसडी बाय करके जीबीपी को वहां से सेल कर देगी वो। फिर से आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखिए जीबीपी को आप सोचना है कि क्या करना है, तो जीबीपी को यहां पे क्या करना है, ना विद्या को चाहिए, तो फिर क्या करना है, उसको सेल करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देगी, तो फिर इस तरह से ज्यादा वाला रेट, सेलिंग रेट लगाएंगे। उसके बाद वाला मेन इसमें समझिए, यहां पे भी जीबीपी है, तो आपका कहना कह सकते हैं कि यहां भी जीबीपी था, उस समय सेल किया, तो यहां पे आप सेल क्यों नहीं कर रहे हैं, यहां बाय क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां एसजीडी जो है, एसजीडी जो सिंगापुर डॉलर है, यही तो फाइनली चाहिए। इसका मतलब बैंक उसे सेल करेगी एसजीडी, तो इसका मतलब है बैंक जो है सो जीबीपी को बाय करेगी, है ना, जीबीपी को बाय करेगी और एसजीडी को सेल कर देगी। इस तरह से यहाँ पे बाइंग रेट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट वाले के आधार पे समझना है। तो ये आपका बाइंग रेट लगेगा कि सेलिंग रेट लगेगा, ये आपने समझ लिया। आप जब समझ लिया तो आपको क्या चाहिए, एसजीडी और आईएनआर चाहिए, इसी का ना कोटेशन चाहिए, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इसको लिखने के लिए आप यूएसडी बाय आईएनआर, जीबी बाय यूएसडी और एसजीडी बाय जीबीपी, जो आपका कोटेशन दिया है उसी को हमने लिख दिया। अब यहां पे ये क्रॉस हो जाएगा, यहां से जीबीपी जीबीपी क्रॉस हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा एसजीडी और आईएनआर का वैल्यू बच जाएगा। इसका मतलब हमने सारे को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जो वैल्यू आपने निकाला है उस सारे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन फिर यहां पे आपका एक प्रॉब्लम यहां पे आ जा रहा है कि जीबीपी बाय एसजीडी का वैल्यू दिया हुआ है, तो जीबीपी बाय एसजीडी का इसका मतलब उल्टा वैल्यू दिया है, तो 1 बाय में लिख दीजिए, जैसे हमने बताया था जो रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आएगा। तो आपका क्या निकल के आया, एसजीडी बाय आईएनआर का वैल्यू निकल के आया 57.5231, ये वैल्यू निकल के आ गया। तो जब ये वैल्यू निकल के आया तो आपको क्या, 1 एसजीडी का यहां से वैल्यू, 1 एसजीडी इज इक्वल टू आईएनआर, इतना आईएनआर हो गया। तो 1 एसजीडी इज इक्वल टू इतना आईएनआर, इसलिए इतना एसजीडी इज इक्वल टू इतना आईएनआर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू ये निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सारे क्वेश्चन बताए गए भी आपको सारे समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी कहीं कौन प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस चीज को मैं कोशिश करूंगा दूर करने का। मुझे उम्मीद है कि एक एक स्टेप को हमने आगे बढ़ा है, आपके लेवल को बढ़ाया है, इसी वजह से आपको ये समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर आप बताइए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, इतना हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मेन आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल से ही होता है बीएफए में। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका, वो जो मैकमिलन की बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, टोटल 10 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, उसमें आपका जो बनाया हुआ एग्जाम्पल वो आपको समझ नहीं आता होगा। आप देखिएगा समझ नहीं आता होगा, उसका कारण ये है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज है, जब वो बना रहा है तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, लिख रहा है कि वो ये करेगा, लेकिन वहां रेट लगाया जा रहा है बैंक के आधार पे। तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है और कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज को अपनी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये फ्री का वीडियो है, टोटल आपको फ्री में वीडियो मिल रहे हैं, है ना। तो शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, लाइक करिए, और यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लीजिए यार, क्योंकि इससे बेटर और क्या पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।